इसने आपको यकीनन काफ़ी परेशान कर दिया होगा। एक्चुअली ये मेंटली डिसेबल है। अजनबियों को देखकर ऐसे ही रिएक्ट करती है। उस बच्ची की माँ जो उसको ढूंढते इन तक आ गई थी, उसको रोता देखकर इनसे माजरत करने लगी। नहीं, ज़्यादा तंग नहीं किया, आप बस ध्यान रखा करें। वो बता उस औरत को रहा था, मगर दर हकीकत घूर इसको रहा था, जो सर खुजाती उसकी गुस्से भरी नज़रों से बचने के लिए इधर उधर देख रही थी। सॉरी वंस अगेन, कम सानी, लेट्स गो। वो एक बार फिर माजरत करती बच्ची को लेकर चली गई, जो अब बिल्कुल खामोश हो चुकी थी। वजदान को लगा कि तमाशा ख़त्म हो गया, तो वो फ़ोन बंद करके सिकंदर शाह को कॉल मिला गया। अब उन्हें भी तो आज की कार्रवाई बतानी थी। थिंक बिफोर यू स्पीक। ऐना जो वहाँ से खिसकने की तैयारी में थी, उसकी बात सुनकर पहली बार पराए फड्डे में कूदने पर सख्त शर्मिंदा हुई, मगर हार मानना या गलती मानना तो इसने भी नहीं सीखा था। ओह हेलो, तुमने देखा नहीं, वो बच्ची बिल्कुल तुम्हारे जैसी दिख रही थी। उसके हाथ, कान, नाक, आंखें, कपड़े, मेरा मतलब है कपड़ों का कलर बिल्कुल तुमसे मिल रहा था। तो मुझे लगा, जबकि वो इस जुबान दराज लड़की को देखकर तासुब से सर हिलाता, उसकी बात बीच में ही सुनी अनसुनी करता वहाँ से जा चुका था, क्योंकि वो उससे उलझकर वो मज़ीद वक्त बर्बाद नहीं कर सकता था। हाँ, हद है, पूरी बात ही नहीं सुनी मेरी। हाउ रूड। वैसे भी मुझे क्या ज़रूरत थी ख्वामहा पंगे लेने की। ओफो, मैं तो खाना खाने जा रही थी। इतना टाइम हो गया है, ये मन्नू की बच्ची कहाँ रह गई। वो पैर पटकती फूड कोर्ट का रुख कर गई थी। ओए बेबी किसको बोला? तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या? एक बच्ची के बाप होकर छेड़ रहे हो लड़की को। शर्म बेच खाई है क्या? सलार जो सिकंदर शाह के साथ लॉन में बैठा चाय पी रहा था, वजदान की बात सुनकर उसे ज़बरदस्त अछू लगा और नतीजतन हाथ में पकड़ा चाय का कप ज़मीन बोस हो चुका था। उसे ये समझने में बिल्कुल देर नहीं लगी थी कि हमेशा की तरह वो इस बार भी कॉल डिस्कनेक्ट करना भूल चुका था और वजदान भी तमाम शर्मो लिहाज को बलाए ताक रखता हुआ सारी बातें सुन चुका है। सिकंदर शाह और वजदान दोनों का हंस हंस कर बुरा हाल हो चुका था। वैसे भाई, मुझे इस लड़की से मिलने की शदीद ख्वाहिश है। हा, कितनी बाहिम्मत लड़की है। उसकी हिम्मत और अजमत को वजदान शाह का सलाम। और एक बार फिर वजदान और सिकंदर शाह का जानदार कहका लॉन में गूंजा था। इन दोनों को हंसता देखकर सलार ने वहाँ से उठकर जाने में ही अपनी आफियत जानी, क्योंकि इन दोनों को इसको तंग करने का बहाना मिल चुका था और इन दोनों का मुकाबला तो वो आम हालात में नहीं कर सकता था। अब तो मामला ही लड़की से बेइज्जती का था। भाई सच सच बताएं, कहीं आपने चोरी छुपे शादी तो नहीं कर रखी? क्योंकि उस लड़की के बकौल उस बच्ची का नाक, कान, हाथ, आंखें और कपड़े आप जैसे थे। वो इसको जाता देकर हाँक लगा गया था, जबकि सलार सवाए बर्दाश्त के कुछ नहीं कर सकता था। पीछे दोनों का जोरदार कहका गूंजा था। ब्लैक डिनर सूट में मलबूस मेहमानों को रिसीव करते वो तीनों इस वक्त नज़र लग जाने की हद तक प्यारे लग रहे थे। वजदान की नज़रें बार बार एंट्रेस की जानिब उठ रही थी, मगर हर बार नाकाम होकर वापस हो जाती। उस बिल बतौड़ी की तो आज है नहीं, आज तुम बच के दिखाओ चूहिया। वो दांत पीसता दिल ही दिल में मंसूबे बनाने लगा। थोड़ी देर बाद एंट्रेस से खाला को अकेला आता देखकर उसका सदमे के मारे मुंह ही खुल गया। हैप्पी बर्थडे माय डियर नेफ्यू। जबकि वो मुस्कुरा भी ना सका। आप अकेली आई हैं क्या? वो सदमे से पूछ बैठा। नहीं, मन्नू भी आ रही है। एक्चुअली उसे अपनी एक फ्रेंड को पिक करना था। आते ही होंगे। तुम इंजॉय करो, मैं ज़रा गेस्ट से मिल लूँ। वो मुस्कुराती हुई वहाँ से चली गई। तुम ज़रा आओ तो सही मन्नू की बच्ची, बताता हूँ मैं तुम्हें। वो मुंह में बड़बड़ाता जलता कुर्ता मेहमानों की तरफ मतवज्जा हो चुका था। मन्नू यार, मुझे नहीं पसंद मेकअप थोपकर शोपीस बनने का। तुम ख्वामहा गुस्सा हो रही हो। अच्छा, तो तुम्हारा मतलब है मैं शोपीस हूँ? उसकी बात सुनकर मनाहिल को तो मानो आग ही लग गई थी, जबकि ऐना सवाए माथा पीटने के कुछ नहीं कर सकती थी। थोड़ी देर पहले जब मनाहिल उसे पिक करने आई तो इसे सादा सी जीन्स शर्ट में देखकर उसका तो मुँह ही खुला का खुला रह गया। वो हर काम उल्टा करती थी, उसे अंदाज़ा था, लेकिन इतना उल्टा करेगी इसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। ये क्या है ना? सदमे के मारे वो सिर्फ इतना ही बोल पाई थी। क्या मतलब क्या है? कपड़े हैं। वैसे तुम बहुत प्यारी लग रही हो। तुम ये पहन कर जाओगी वहाँ? उसकी सुई अभी भी वहीं अटकी हुई थी। हाँ तो क्या बुराई है इसमें? कल ही तो खरीदा है ये। ऐना एक नज़र अपने हुलिये पर डालती उससे पूछने लगी। ब्लू जीन्स पर मल्टी कलर्ड शर्ट, गले में स्टॉलर और बालों को हाई टेल में बांधे वो अपने हिसाब से अभी भी ओवर लग रही थी। तुम भाड़ में जाओ। वो दांत पीसती गाड़ी में जा बैठी थी। ऐना भी फ़ौरन उसके पीछे भागी, क्योंकि उसका कोई भरोसा नहीं था उसे यहीं छोड़ जाती। इसीलिए अब मनाहिल मुंह फुलाए बैठी थी। वो इस वक्त ऐना की कोई बात सुनने के मूड में नहीं थी। वो चाहती थी कि उसकी दोस्त पार्टी में सबसे प्यारी लगे, मगर ऐना ने तो उसके अरमानों पर बाल्टी भरकर पानी डाल दिया था। घर के सामने गाड़ी रुकने पर मनाहिल उसकी तरफ देखे बगैर नीचे उतरकर अंदर चल पड़ी। ऐना भी जल्दी से उसके साथ हो दी। मेरे साथ बिल्कुल मत आना तुम, और ख़बरदार किसी को ये भी मत बताना कि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेइज्जती हो।
उसे तनबीहा करती वो वहाँ से जा चुकी थी। ऐना का तो सदमे से बुरा हाल था। खुद को कंपोज करती वो अपनी खुजालत मिटाने के लिए इधर उधर देखने लगी, मगर थोड़े ही फासलों पर 3 लड़कों को खुद को घूरता देखकर वो एक लम्हे की ताहीर किए बगैर उनके सर पर पहुंची थी। क्या घूर घूर कर देख रहे थे? काफ़ी मुश्किल हो रही होगी ना? व्यू क्लियर नहीं होगा? ये लो, अब करीब से देख लो। यहाँ नहीं, मेरे अपार्टमेंट में चलते हैं, करीब ही है। हमारा तो काम ही हुस्न को सराहना है। इनमें से एक लड़का हबासत से कहता उसके गुस्से को हवा दे गया। अरे वाह, मैं भी यही काम करती हूँ, पर मैं हुस्न को नहीं, जलालत को सराहती हूँ, वो भी अपने अंदाज में। ये कहते ही वो उन पर धावा बोल चुकी थी। मुक्कों, घूंसों, लातों से वो कुछ ही देर में तीनों को बेहाल कर चुकी थी। इससे पहले वो एक बार फिर से उनकी मजीद कुट लगाती, वो बमुश्किल उसके जंगल से आज़ाद होते लड़खड़ाते हुए वहाँ से भागे थे। उसने खुद भी उनको पकड़ने की कोशिश न की, क्योंकि उसके ख्याल में इनके लिए इतनी मार काफ़ी थी। अब कम से कम 1 हफ्ता तो वो किसी काम के काबिल नहीं रहे थे। उनके जाने के बाद अपने आप पर नज़र दौड़ाई तो एक नई परेशानी ने आन घेरा। बिखरे बाल और शिकन आलूद कपड़े। इस हुलिये में ना तो वो घर जा सकती थी और ना ही अंदर फंक्शन में। फ़ोन के लिए बैग में हाथ डाला तो पता चला कि वो तो जल्दी में घर ही रह गया था। कुछ सोचती वो स्टॉलर अपने इर्द गिर्द लपेटती अंदर का रुख कर गई थी। अंदर जाकर देखा तो यूं लगा जैसे रंगों बू का सैलाब उमड़ आया हो। लॉन की डेकोरेशन भी वाकई काबिल इस्ताइश थी। मज़ीद गौर करने की बजाय वो कोने में कम लाइट वाली जगह पर जाकर घर का जायज़ा लेने लगी। सिवाय एक बालकनी के जो कि फर्स्ट फ्लोर पर थी, उसे कहीं से भी अंदर जाने का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। शरीफों की तरह सामने से जाती तो इज़्ज़त अफसाई के साथ साथ सबके सामने तमाशा लग जाना था। इसलिए इस बालकनी पर ही अल्लाह का नाम लेकर पाइप के ज़रिए जाने लगी। हाँपती कांपती वो ऊपर पहुंची तो सामने कमरे का दरवाज़ा खुला देखकर सुकून का सांस लिया। उफ़, शुक्र है ये खुला है, वरना नया मसला खड़ा हो जाता। वो दिल ही दिल में बड़बड़ाती अंदर दाखिल हुई। कमरे को सताइशी नज़रों से देखती वो इस कमरे के मकीन की पसंद को सराह गई। वाह भाई, क्या कमाल का कमरा है। चल भैया ना, जिसका भी है, तुझे क्या, तू अब कपड़े ढूंढ। सलार जो अपना फ़ोन लेने कमरे में आया था, किसी लड़की को अपने कमरे के वस्त में खड़ा देखकर इसे 440 वॉट का झटका लगा था। अपने पीछे आहट महसूस होने पर ऐना पलटी तो सामने माल वाले लड़के को हैरान खड़ा देखकर उसका रंग ही उड़ गया। मगर अभी उसे होश से नहीं, जोश से काम लेना था। आह, कैसे हो जानू, वो खुद को कंपोज करती हुई बोली। सलार जो माल वाली लड़की को देखकर पहले ही हैरान और परेशान था, उसकी बात सुनकर तो उसे झटका ही लग गया। क्या बकवास है ये, मैं तुम्हें नहीं जानता। वो गुस्से से धाड़ा था। आह, बेबी को गुस्सा आ गया। पर यह बात तो हम दोनों जानते हैं ना कि हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। लेकिन सोचो, अगर मैं शोर मचा दूं तो लोग मेरा हुलिया और तुम्हारी यहाँ मौजूदगी से क्या समझेंगे। यही ना कि तुमने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है, और वैसे भी फंक्शन छोड़कर तुम यहाँ हो। वो दानस्ता बात अधूरी छोड़ गई थी। तो इसलिए बेहतर है मेरा एक काम कर दो, मैं आराम से चली जाऊँगी। एक लम्हे के लिए तो उस लड़की की बातों पर उसका दिमाग घूम गया। वो उसे ज़रूर मज़ा चखाता, मगर इस वक्त घर में इतने लोगों की वजह से कड़वा घूंट भरता उसकी बात मानने पर मजबूर हो चुका था। बोलो क्या करूं मैं? वो इस छटांग भर की लड़की से हार मानता पूछ बैठा था। हाँ, अब आए ना लाइन पर। मेरा हुलिया तो तुम देख ही रहे हो। इस तरह कहीं भी गई तो लोग बातें बनाएंगे, इसलिए मेरे लिए जल्दी से सूट अरेंज करवाओ। वो जल्दी से बोल पड़ी कि कहीं वो मुकर ही ना जाए। उसकी अजीब सी फरमाइश पर वो हैरान ही रह गया। उसे लगा था कि वो पैसों की डिमांड करेगी, मगर यहाँ तो खोदा पहाड़ निकला चूहा वाला मामला था। हमारे घर लेडीज़ कपड़े नहीं हैं। जबकि उसकी बात पर ऐना को तो और परेशानी लग गई, मगर कुछ सोचती हुई मुस्कुराई और उसके पास जाती बोली, हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। अगर 5 मिनट में तुमने मुझे कपड़े लाकर ना दिए तो मैं शोर मचा दूंगी। वो शाने बेनियाजी से कहती उसके होश उड़ा गई थी। वो दांत पीसता कमरे से निकला था, जबकि वो अपनी हिम्मत को दाद देती आराम से सोफे पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद वो हाथ में मैरून साड़ी लेकर वापस आया। मैं ये नहीं पहन सकती, इतनी हैवी है, मेरी शादी नहीं हो रही है वैसे भी। वो तो इस साड़ी को देखकर हत्ते से ही अकड़ गई थी। घर में इसी तरह के कपड़े हैं, पहनने हैं तो पहनो, वरना भाड़ में जाओ। उसके बिगड़े तेवर देखकर वो जल्दी से साड़ी पकड़ गई। ओए तमीज़ से, अच्छा अब पहन ही लेती हूँ, मजबूरी है। वैसे तुम तो कह रहे थे घर में लेडीज़ कपड़े नहीं हैं। वो इसे शाकी नज़रों से घूरती हुई पूछने लगी। मेरी मरहूम माँ की हैं, हमारे घर में कोई लड़की नहीं है। वो ना चाहते हुए भी उसे सफाई दे गया था। ओह आई एम सॉरी, इसे वाकई दुख हुआ था। वॉशरूम इस तरफ है। पता है मुझे, तुम ज़्यादा ओवर स्मार्ट ना बनो। वो उसे सुनाती वॉशरूम में बंद हो चुकी थी, जबकि इस बार भी वो महज दांत पीस कर रह गया था। 5 मिनट बाद वो साड़ी पहनकर आई तो इसे नई फिक्र लाहक हो गई। साड़ी के साथ जोगर्स पहनूंगी क्या? वो सदमे से बोली, जबकि वो नफ़ी में सर हिलाता इसे जूते पकड़ा गया था। वो मुस्कुराहट जब्त करती उसके हाथ से जूता पकड़कर पहनने लगी। हाथ से अक्लमंद हो, मैं तुम्हें बेवकूफ़ समझती थी। जूते तंग हैं मुझे,
पर खैर है, मैं मैनेज कर लूँगी। वो जूता पहनते हुए मसरूफ़ से अंदाज में बोली थी। तुम्हारा हुलिया ऐसा क्यों था? वो उससे न जाने क्यों पूछ बैठा। क्यों तुम मेरे बाप हो जो बताऊँ? लेकिन चलो तुमने मेरी मदद की है तो बता देती हूँ। कुछ लड़के घूर रहे थे, उनको लेक्चर देकर आई हूँ, इसलिए तुम भी मुझे ईजी मत लेना। वो बाल कंघी करते हुए उसे बाबर करा गई थी। वो उसकी हिम्मत पर वाकई मुतासिर हुआ। उसे बाहर की तरफ जाता देखकर वो जल्दी से उसे रोक गया। कहाँ जा रही हो? क्या मतलब कहाँ जा रही हूँ? बर्थडे पर आई हूँ, वहीं जा रही हूँ। वो उसे घूरती हुई बोलने लगी। क्या मतलब? तुम वजदान की बर्थडे पर आई हो? तो तुम कमरे में कैसे आई? जी हाँ, उसी नमूने की बर्थडे पर आई हूँ और कमरे में बालकनी वाले पाइप के जरिए आई हूँ। पता चल गया? अब हटो रास्ते से, आई एम गेटिंग लेट। वो कमाले बेनियाजी से कहती ये जा वो जा। पीछे सलार मुंह खोले कई लम्हे वहीं जमा रहा, मगर वक्त और मौके का ख्याल करता फ़ोन उठाता फ़ौरन नीचे भागा था। उसके इंतज़ार में चक्कर पर चक्कर लगाते उसकी टांगें शल हो चुकी थी, मगर वो थी कि आ ही नहीं रही थी। उसे कॉल करने के लिए फ़ोन निकाला, मगर फिर वापस रख कर अंदर का रुख कर गया, क्योंकि वो जानता था कि उसका फ़ोन तो वो कभी भी नहीं उठाएगी। लिहाजा अब उसका इरादा लैंडलाइन पर कॉल करने का था। जूं ही घर में दाखिल हुआ, उसे सामने से आते देखकर ठटका। सारी झंझलाहट, गुस्सा, बोरियत उसको नीले रंग की पैरों को छूती फ्राक में तैयार देखकर पल भर में उड़न छू हुई थी। एक भी लम्हे की ताखीर किए बगैर वो उसके पास जा पहुंचा था। बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। वो जो अपने ही ध्यान में सिकंदर शाह से मिलकर बाहर की तरफ जा रही थी, अपने कान के पास किसी की सरगोशी सुनकर उछली। सामने वजदान को हंसता देखकर अटकी सांस बहाल हुई, मगर एक नई परेशानी ऊद आई कि इससे पीछा कैसे छुड़ाए। सिकंदर शाह भी बाहर मेहमानों के पास जा चुके थे। अब वह दोनों इस वक्त अकेले थे। ये सोचते ही अपने ऊपर शदीद गुस्सा आया कि ऐना को क्यों डांटा। अगर वो इसके साथ होती तो कम से कम इस नमूने से तो बचा लेती। 1 मिनट चूहिया, कहीं तुम पुराने ज़माने के हीरोइन की तरह हीरो को अपने सामने देखकर दिमाग में गंदे गंदे गानों पर डांस के अजीबोगरीब स्टेप्स तो नहीं कर रही? वो जो भागने के तरीके सोच रही थी, उसकी बात सुनकर दांत पीस गई। हटो, मुझे जाना है। कहाँ? कहीं तुम मेरे साथ रोमांटिक से डिनर पर तो नहीं जाना चाहती? वो आज उसे पूरी तरह जिच करने पर तुला हुआ था। वजदान के बच्चे, रास्ता दो, मुझे बाहर जाना है। इस दफ़ा वो थोड़ा गुस्से से बोली थी। कहाँ हैं मेरे बच्चे? लेकिन यार, अभी तो हमारी शादी ही नहीं हुई, बच्चे कहाँ से आ गए? काफ़ी क्विक सर्विस नहीं है तुम्हारी। इसकी बात पर सख्त शर्मिंदा होती दांत लबों तले दुबा गई थी। न जाने वो क्यों भूल जाती थी कि इस शख्स से जीतना कभी मुमकिन नहीं है। उसको शर्माते देखकर वो महफूज सा कहका लगा गया। वाह जी वाह, वाह मनाहिल बीबी वाह, मुझे वहाँ छोड़कर तुम इस नमूने के साथ रोमांस लड़ा रही हो। ऐना जो इन दोनों को खड़ा देखकर बाहर जाने की बजाय उनकी तरफ आ गई थी, ताली बजाती मनाहिल पर तंज कर गई। और तो और इससे थोड़ी देर पहले वाली हरकत का भी बदला ले चुकी थी, क्योंकि जानती थी कि वजदान के सामने ये बात उसे वाकई शर्मिंदा कर गई थी। और ऐसा ही हुआ था। वो सुर्ख चेहरा लिए वहाँ से फ़ौरन गायब हो चुकी थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेहमान घर के अंदर नहीं आते, तुम्हें इतना नहीं पता? उसकी आमद से वो सख्त बदमज़ा हुआ था, इसलिए चिढ़कर बोला। मुझे कोई शौक़ नहीं था, लेकिन तुम जैसे शख्स के भरोसे अपनी दोस्त को नहीं छोड़ सकती, क्योंकि तुम ढीठ और बदतमीज़ के साथ साथ बेशरम भी हो। वो भी अपना हिसाब फ़ौरन बराबर कर गई थी, जिस पर वजदान कड़वा घुंड भर के रह गया था। मुंह उठा के खाने पीने आ गई हो या कोई गिफ्ट भी लाई हो? वो एक बार फिर उसको चिढ़ाकर बोला था। उसकी बात पर ऐना पेट पर हाथ रखकर हंसती चली गई। उसका हाथ पकड़ती उसे दीवार पर लगे शीशे के सामने खड़ा करती एक दफ़ा फिर ज़ोरदार कहका लगा गई। शक्ल देखी है अपनी? तुम्हें तो कोई अल्लाह के नाम पर 10 रुपये ना दे, तुम गिफ्ट की बात कर रहे हो। हा हा हा। वो अपना हिसाब बेबाक करती हंसती हुई वहाँ से जा चुकी थी। पीछे वजदान होंकों की तरह शीशे में खुद को देखने लगा। क्या देख रहे हो वजी? वजदान को शीशे के सामने खड़ा देखकर सलार बाहर जाने की बजाय उसके पास जाता उससे पूछने लगा। क्या मेरी शक्ल ऐसी है कि कोई मुझे अल्लाह के नाम पर 10 रुपये भी ना दे? वो सालार के पूछने पर बेसाहता बोल गया था, मगर अपने लफ्ज़ों का एहसास होते आंखें मीचता लब दुबा गया था। मेरा मतलब है कि जल्दी बाहर चलें, काफ़ी देर हो गई है। केक कटिंग सेरेमनी भी तो करनी है। वो जल्दी से बोलता उसे खींचकर बाहर की तरफ बढ़ गया, जो कि अभी तक उसकी पहली बातों को समझने की कोशिशों में था। ये थी जुस्तजुए इश्क की सेकंड एपिसोड पसंद आने पर इसको ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक और व्हाट्सएप के ग्रुप्स में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली हर एपिसोड आपको ईजीली मिलती रहे।